हेलो क्लास नाइन्थ। तो तुम्हारा साइंस का पेपर आने वाला है। तो अभी मैं मैराथन क्लास कर रहा हूं। आज केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहे हैं तुम्हारी, जिसके अंदर तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो कंप्लीट केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। और इसी के अंदर अगर तुम देखोगे तो पूरी वीडियो के अंदर तुम्हें टॉपिक वाइज समझाया जाएगा, जिसके अंदर तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट रहेगा। जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे मैं साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की वीडियो से। तो तुम्हारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मैटर की, तो मैटर होता क्या है ये सब देखेंगे। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, स्टेट ऑफ मैटर क्या रहता है, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, वो सब इसमें कवर करेंगे। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में वो टॉपिक करेंगे इवेपोरेशन का, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैटर होता है क्या है वो चीज समझो। देखो मैटर की डेफिनेशन एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती, अगर पूछी भी जा सकती है तो वही वाली चीज मैटर कोई भी एक इस टाइप से लगा लो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर खुद का मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। एग्जांपल के लिए मैं खुद लगा लो, ये एक मार्कर हमारा पेन जो है ये वाला लगा लो, या कोई भी आइस क्यूब वगैरह होगी, कप टी कप हो गया, कोई भी ग्लास हो गया, कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका खुद का मास है, वो क्या कहलाएगा भाई, मैटर कहलाएगा। इसके अंदर अगर कोई भी लेंगे, कार हो गया, चेयर हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे भाई, ये हमारे मैटर रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर देखें तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, देखो जरा। सबसे पहले अगर बात करें मैटर, मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो भाई, अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। इसको अंदर तीन कैटेगराइज में तुम्हारी 9th क्लास के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन होता है भाई, यहां से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो सॉलिड्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो लिक्विड आते हैं, और यहाँ पे क्या देखेंगे, जो आते हैं हमारा गैस, ठीक है। तुम लोगों को दिख रहा होगा इसके अंदर कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है सॉलिड लिक्विड गैस का, तो मैं यहां से बेसिकली तुम्हें बता देता हूं। देखो सॉलिड की अगर मैं बात करें तो सॉलिड का क्या होता है भाई, डेफिनेट शेप और डेफिनेट क्या होता है इनका, वॉल्यूम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, एक सॉलिड है, इसकी एक डेफिनेट शेप है और इसका एक डेफिनेट क्या है भाई, वॉल्यूम है। तो ये क्या है, सॉलिड है, इसके अंदर कोई भी अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसकी शेप साइज चेंज नहीं हो रही, बाकी प्रेशर लगा के चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर देखें तो इसकी डेफिनेट होती है, ठीक है। इनके बीच में अगर देखेंगे पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत कम स्पेस होता है, कंपैरेटिवली ना के बराबर होता है इसके अंदर। लेकिन यही अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो अगर लिक्विड की अगर बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस इनके बीच में क्या रहता है, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा रहता है। इनका मास तो फिक्स रहता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। लेकिन यहां से अगर मैं गैस की बात करूं तो इनकी ना तो मास फिक्स रहता है ना वॉल्यूम फिक्स रहता है। इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या रहता है भाई, बहुत ज्यादा रहता है इनके बीच की अगर मैं बात करूं। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा। जैसे गैस की अगर बात करें, जैसे हमारा परफ्यूम्स हो गया, या फिर सिजलिंग फूड की जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं, या फिर अगर बात करें गैस सिलेंडर जो एलपीजी सीएनजी गैसेज हमारी, तो इनकी अगर देखोगे तो तुम अगर कहीं भी रूम में अगर इसको छोड़ दिया जाए कि कहीं भी स्प्रे किया जाए तो पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो स्पेस होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये क्या रहते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं इजिली, ठीक है। अगर तुम्हारे ये क्वेश्चन में आता है तो ये डायग्राम के थ्रू तुम इस चीज को क्या कर सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें इसके अंदर तो हमारा आता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 मार्क्स में तुमसे ये पूछ सकता है। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारा जो रहेगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसके बीच में क्या रहेगा भाई, स्पेस रहेगा, पहली चीज ये, ठीक है। कोई भी पार्टिकल रहेंगे उनके बीच में क्या रहेगा भाई, स्पेस रहेगा। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो क्या रहेगा भाई, कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में रहेगा, वो स्टेबल या स्टेडी स्टेट में कभी भी नहीं पाया जाएगा। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि तुम देखते हो एक पार्टिकल है वो दूसरे को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस में आएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर
सॉलिड लिक्विड गैस का तुम्हारा इसके अंदर डिफरेंस पूछता है, ठीक है। डिफरेंस अगर तुम्हारे जब भी क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करना है, हमेशा इस टाइप से उस चीज को एक्सप्लेन करना है अगर इसके अंदर आता है तो। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां अगर देखेंगे सॉलिड के अंदर, सबसे पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है उसकी, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट मास होता है, पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्ट रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या रहती है भाई, लो रहती है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, पहली चीज। डेफिनेट वॉल्यूम इनका होता है, डेफिनेट मास होता है, क्लोज पार्टिकल रहते हैं एक दूसरे के, कंपेरेटिवली सॉलिड के थोड़ा सा दूर रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी हाई रहती है कंपेरेटिवली सॉलिड्स के। वहीं अगर मैं बात करूं गैस की, तो ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है, ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी अगर बात करें तो जो मास है वो डेफिनेट होता है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के फार अवे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। यानी कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की होती है, फिर किसकी आएगी भाई, लिक्विड्स की, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी भाई, सॉलिड्स की। ये इनका क्या था भाई, डिफरेंस अगर तुम्हारे आ जाएगा 3 मार्क्स में, तो तुम इस चीज को इस तरीके से उस चीज को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर, तो नेक्स्ट हमारा आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे, एग्जांपल के लिए लगा लो, जैसे अगर मैं आइस क्यूब लेता हूं, ठीक है, अगर आइस लिया है तो आइस रहेगा वो कैसा रहता है भाई, सॉलिड शेप में रहता है। अगर उसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो वो लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसका टेम्परेचर मैं और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन उसके अंदर हो जाता है, और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा कि पार्टिकल्स रहेंगे, उनके जो स्टेट है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। इनकी डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में अक्सर पूछी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा, जैसे मैंने मान लिया ये हमारा क्या है भाई, सॉलिड पार्टिकल्स है, ये हमारे गैसियस पार्टिकल्स है, और ये क्या हो गया भाई, लिक्विड पार्टिकल है। इसके अंदर अगर देखें तो तुम्हारी डेफिनेशन कैसे आएगी कि भाई बताओ इवेपोरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। तो इवेपोरेशन क्या हो गया, जब लिक्विड स्टेट किसके अंदर चेंज हो, गैस स्टेट या गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, इवेपोरेशन बोला जाता है। दूसरी आ जाएगी, बताओ कंडेंसेशन क्या होता है, तो जब गैस पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन बोला जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से देखें, फ्रीजिंग पूछ लेगा, फ्रीजिंग क्या होता है, तो भाई अगर लिक्विड है, भाई तुम देखो अगर पानी रखते हैं हम फ्रीज के अंदर तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज होने के बाद क्या बन जाता है भाई, सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। तो लिक्विड से अंदर अगर मेरे को सॉलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। वहीं अगर उसको मैं बाहर निकाल दूं आइस क्यूब को, तो वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, जो कि किस में होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। तो यहां से मेल्टिंग के थ्रू वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की अगर बात करें। अगर सॉलिड से डायरेक्ट मेरे को गैस में करना हो, या गैस से डायरेक्ट मेरे को सॉलिड में करना हो विदाउट गोइंग थ्रू दिस लिक्विड सिनेरियो, तो उसमें क्या होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन में क्या होगा भाई, जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस पार्टिकल के अंदर। और दूसरा होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन के अंदर क्या हो जाएगा, गैसियस पार्टिकल चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, डायरेक्ट सॉलिड्स के अंदर। तो ये था जिसके अंदर हम स्टेट्स को चेंज करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, देखो जरा। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं स्टार्टिंग से। ये अब तक हमने जो पढ़े हैं वो था कि भाई वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि तुमसे पूछेगा कि भाई वो स्टेट चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है कि हाँ भाई कर सकते हैं। लेकिन तुमसे पूछेगा डेफिनेशन के थ्रू कि बताओ इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, वो सारी की सारी डेफिनेशन तुमसे पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, किसका चेंजमेंट भाई, लिक्विड का, into gas is called the evaporation. It takes place at all temperature. भाई सीधी सी बात है, अलग अलग मेटल्स या अलग अलग मटेरियल्स की बात करूंगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो जिस पे टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहे हैं, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, जब कोई लिक्विड रहेगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, इवेपोरेशन बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं तो सेकंड आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, किसको चेंज करना है भाई, गैस को चेंज करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर।
जब गैस पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल के अंदर चेंज होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन बोला जाएगा। इट ऑक्योर्स व्हेन गैस लूजेस हीट एनर्जी एंड टर्न्स इनटू लिक्विड। उसके अंदर क्या होता है, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी हीट एनर्जी लूज कर देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, सब्लिमेशन। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में काफी बार एग्जाम में देखने को मिली है कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, चेंज होना किसका भाई, सॉलिड का, डायरेक्टली चेंजिंग इनटू ए गैस। भाई सॉलिड पार्टिकल का लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज होना, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, सब्लिमेशन बोला जाता है। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज ना होके डायरेक्ट वो चेंज हो जाता है किसके अंदर भाई, अपना सॉलिड के अंदर, सॉरी सॉलिड से गैस के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोसेस वेयर द सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम गैस विदाउट टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कि इसके अंदर अगर बात करें तो किससे चेंज होगा भाई, गैस से सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, डिपोजिशन बोला जाएगा। देखो भाई, अगर मैं यहां से अगर बात करूं, अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन, और अगर सॉलिड से उससे गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में चेंज होना ही क्या कहलाता है भाई, हमारा फ्रीजिंग कहलाता है। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना ही हमारा क्या कहलाता है भाई, फ्रीजिंग कहलाता है। लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में चेंज होना। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड। और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा कहलाता है, जिसपे वो फ्रीज हो जाए, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। लास्ट हमारा आता है इसके अंदर मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है भाई, मेल्टिंग कहलाता है। और जिस पॉइंट पे वो हो रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे वो चेंज हो रहे हैं उस स्टेट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। यानी कि सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाएगा भाई, मेल्टिंग कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हो रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इवेपोरेशन। देखो भाई, इवेपोरेशन का होता क्या, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू ए गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। यानी कि लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, इवेपोरेशन कहलाता है। यानी कि कोई भी मेरे पास अगर लिक्विड है तो वो इवेपोरेट होके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई ना कोई चीज तो होगी जो उसको अफेक्ट करेगी। अब मैं तुम्हें देसी भाषा में सीधे सीधे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। भाई तुम इस चीज से लगा लो, इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन में क्या होना है भाई, लिक्विड है मेरे पास, वो चेंज हो जाएगा गैस में। तो यहां से अगर तुम इस चीज से लगा लो, जैसे तुम्हारे पास एक बर्नर बिकर है, उसके अंदर तुमने वो डाल रखा है, पानी डाल रखा है, और उसको तुम हीट कर रहे हो। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे बॉयल होगा तो पानी कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड किसके अंदर, गैसियस पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम लोगों ने रियल लाइफ में भी कर रखा है या करके देख लेना भाई, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस को तेज करोगे, तो क्या होगा भाई, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से तुम लगाओ कैसे भाई, तुम लगा लो जैसे चाय होती है हमारे, चाय अगर कप में है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, गर्म है। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर उसको दूसरे बर्तन, बड़े बर्तन में डाल दूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, भाप जो होंगी या हीट पार्टिकल्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा जैसे ही मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा। यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, सरफेस एरिया के। क्यों, क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा, इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता या ह्यूमस अगर तुम देखो तो। भाई इसके अंदर क्या होगा, जैसे तुम लगा लो उस चीज से एग्जांपल लगा लो, जैसे बरसात का मौसम होता है, ठीक है, तो अगर हम कपड़े धुल के बाहर सुखा देते हैं तो बरसात के मौसम में ना कपड़े लेट सूखते हैं, यानी कि ज्यादा टाइम लगता है उनको सूखने में। क्यों, क्योंकि पहले से, जैसे यहां से तुम इस चीज से लगा लो,
ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ना वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब पहले से यहाँ पे अगर कोई वाटर वेपर है और नीचे से अगर तुम देखोगे पानी उसका इवेपोरेट हो रहा है कपड़ों का, तो वो जाएगा कहां पे भाई, उसको स्पेस ही नहीं है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, पहले से वहां पे वाटर वेपर्स थे। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या करती है, जैसे होता है ना चिपचिपा चिपचिपा मौसम हो जाता है, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज वगैरह हो गए वहां का लगा लो तुम, इस टाइप का मौसम रहता है हमेशा। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से कम हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। ठीक है, लास्ट आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड से तुम उसी चीज से लगा लो, जैसे अगर हमने कपड़े सुखा रखे हैं, अगर तेज हवाएं चल रही है, हवा चल रही है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस, वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जल्दी कैसे सूखे हुआ, जो वाटर वेपर थे उनके अंदर वो इवेपोरेट हो चुके हैं। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस विंड एनर्जी से क्या होता है भाई, फास्ट होता है। तो हमने चार चीज देखी है, चार फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड स्पीड। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड जितना इंक्रीज होगा इवेपोरेशन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी में उल्टा होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी, इवेपोरेशन तेज होगा जब ह्यूमिडिटी कम होगी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट का टॉपिक भी बहुत बार पूछा गया है, डेफिनेशंस वगैरह में आता है कि भाई लेटेंट हीट क्या होता है, समझो जरा। लेटेंट हीट में पूछ लेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंजिंग 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास ना 1 किलोग्राम क्या है भाई, सॉलिड है, और उसको मेरे को लिक्विड में अंदर चेंज करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या और उसके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो उस चेंजमेंट के लिए जितनी मेरे को हीट की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि दोबारा समझेंगे कि 1 kg मेरे को सॉलिड को चेंज करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होगी मेरे को, उसी को बोला जाएगा क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यानी कि 1 kg गैस को मेरे को, लिक्विड को मेरे को गैस में अगर चेंज करना है, किस पे, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट था क्योंकि मेल्ट होगा, यहां पे बॉयल होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज नहीं करना, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहना चाहिए वो। और 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करना है, उसके लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि लेटेंट हीट है क्या भाई, कोई भी स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर होती है वो होती है। अब यहाँ पे 1 kg अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो भाई वो फ्यूजन कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मेरे को लिक्विड से गैस चेंज करना है तो जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तो वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये 2 मार्क्स में तुम्हारे डेफिनेशन के अंदर पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक। अब ये यहां पे अगर देखें तो जो हमारा ये चैप्टर था इसके अंदर इतना ही था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। यहां से अगर तुम देखोगे जो जो हमने पढ़ा है, एक बार उसको मैं दोबारा से रिकैप करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई इसके अंदर, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर हमने मैटर की बात करी कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। मैटर में हमने देखा कि कोई भी एक ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास होता है वो मैटर होता है। 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो भाई इसके अंदर हमारा है कि पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस नहीं होता, मैटर है कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें तो सॉलिड लिक्विड में हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, उसके बारे में पढ़ा कि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड कैसे कैसे चेंज हो सकता है, और उनकी सबकी हमने डेफिनेशंस देखी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो इवेपोरेशन का प्रोसेस समझा था, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो चीज देखी, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस चैप्टर के अंदर हमारा इतना ही था। इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे सिजलिंग फूड है उसकी जो स्मेल है वो ज्यादा दूर तक जाती है,
दूसरा अगर देखें जैसे इवेपोरेशन है वो कूलिंग करता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ टॉपिक वाइज अगर देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे अराउंड जितना भी मैटर है जो हमने पढ़ा है वो क्या प्योर स्टेट में है या क्या है, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर देखें मिक्सर क्या होता है वो चीज देखेंगे, टाइप ऑफ मिक्सर्स देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है वो चीज देखेंगे, मिक्सर और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है वो चीज देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक ओवरव्यू है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर तुम देखोगे तो डायग्रामेटिकली तुम्हें बता रखा है कि क्या क्या प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। प्योर सबको पता है कि अगर एक ही कंपोजिशन से बना है तो प्योर रहेगा। कंपाउंड की बात करें या मिक्सर की बात करें तो वो मिक्स होकर चीजें बनती है। वहीं देखेंगे प्योर है एक काइंड का पार्टिकल है, मिक्सर के अंदर दो से या दो से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। जो फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स का यूज किया जाता है वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे H2 है, दो ही मॉलिक्यूल क्यों यूज हुए इसके अंदर हाइड्रोजन के। मिक्सर के अंदर दो होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हीट्रोजीनियस होता है। होमो का मतलब होता है सेम, जिसके अंदर सेम क्वांटिटी की चीजें मिक्स की गई हो। हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी के अंदर हम देखेंगे सैचुरेशन पॉइंट वगैरह क्या होता है। दूसरा इसके अंदर अगर देखें तो हम तुम उस चीज से लगा लो कि सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, वो सारी चीज इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मिक्सर, मिक्सर क्या होता है। जैसे भाई यहाँ पे अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस थे, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये अलग कैटेगरी का था, ये अलग कैटेगरी का था, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सर बन गया। यानी कि मिक्सर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यानी कि उनको अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो वो ऐसे सब्सटेंसेस होने चाहिए कि बाद में उनको कोई भी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो मिक्सर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा, एक प्रकार से लगा लो कंपाउंड या टाइप समथिंग जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस मिले होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, मिक्सर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अंदर अगर देखें तो भाई मैटर है। मैटर क्या होता है भाई, प्योर सब्सटेंस होता है, उसके अंदर देखें सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो वो क्या कहलाएगा भाई, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। यानी कि एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका बेसिक यूनिट हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या नहीं कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में उससे ज्यादा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह ये सारे हमारे आ जाएंगे। प्योर सब्सटेंसेस में देखें तो दूसरा कंपाउंड्स होता है फिक्स कंपोजिशन। जैसे अगर H2 की अगर बात करें, फिक्स कंपोजिशन में उसको मिलाया जाता है, ठीक है। कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस के थ्रू उसको क्या किया जा सकता है, दोनों कंपाउंड को, जो दोनों एलिमेंट से मिलकर जो बना है उनको अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सारे NaCl वगैरह ये सारे उसी चीज के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और इनको सेपरेट भी किया जा सकता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। मैटर की अगर बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में तो हमने देख लिया एक ही टाइप का मिला रहेगा। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, वो मिक्सर में रहेगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप की चीजें उसके अंदर मिक्स रहेंगी। तीसरी अगर बात करें मिक्सर्स के अंदर दो होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर थ्रूली एक ही कंपोजिशन होगी, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसके अंदर। जैसे पानी हो गया, पानी के अंदर मैंने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। चाहे मैं ऊपर से पीऊं एक गिलास को, चाहे उसका नीचे के डेप्थ से सेम ही रहेगी कंपोजिशन पूरी की पूरी। या फिर वाटर के अंदर क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया। पैक बनाते हो ना, तो वही वाली चीज यहाँ पे उसके अंदर अगर मिक्स कर दे तो उसकी कंपोजिशन यानी कि स्टार्टिंग का टेस्ट और आखिरी का टेस्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तुम तो नहीं पीते होगे भाई, ठीक है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस के अंदर क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर क्या आएगा, सैंड हो गया, सैंड के अंदर क्या मिला दिया जाए, शुगर मिला दिया जाए, या फिर क्या कर दिया जाए, वाटर के अंदर ऑयल मिला दिया जाए। तो तुम देखोगे अगर जैसे पानी का गिलास था, मैंने उसके अंदर 2-3 ड्रॉपलेट्स डाल दिए किसके, ऑयल के, तो ऑयल उसके ऊपर ऊपर घूमता रहेगा। नीचे की कंपोजिशन अलग है, ऊपर की कंपोजिशन अलग है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि भाई इनके क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे कैसे इन चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। डेफिनेशन में आएगा तो तुम इजिली लिख ही दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स के अंदर देखिए मिक्सर का टाइप, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सर्स क्या होते हैं। देखो तुम्हें यहां साफ साफ दिख रहा होगा हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन दिखेगी, ऊपर कंपोजिशन अलग है, नीचे कंपोजिशन अलग है।
और होमोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वो डिफरेंस तुम्हें पता चलेगा। डेफिनेशन अगर आ जाए तो ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि अगर कोई भी चीज है, मैंने उसको मिक्स किया है थ्रूली, जैसे एक गिलास ऑफ वाटर था मेरे पास, उसके अंदर मैंने शुगर मिला दी और उसको मिक्स कर दिया अच्छे से। जब मैं उसको मिक्स करूंगा तो वो कंपोजिशन रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, हेट्रोजीनियस की अगर बात करें तो उसकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती। एग्जांपल के लिए मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें दिया था ऑयल वाला, कि अगर मैंने गिलास के अंदर ऑयल मिलाया हुआ है तो उसकी लेयर दिखेगी मेरे को, वो सेपरेटेड दिखेगा अलग से, तो वो कैसा रहेगा, मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सर रहेगा। बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, डेफिनेशन अगर आती है तो तुम ये इजी लैंग्वेज में लिखवा रखिए, इस चीज से तुम कर सकते हो सोल्व। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, इस चीज को बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसके अंदर। मैंने कैसे याद रख रखा है भाई, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर सीधी सी बात है, दो चीजों को मिला के बनाया होगा। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मैंने सॉल्यूशन ले लिया किसका, सोल्ट प्लस वाटर, कि एक साइड मैंने सोल्ट है और एक साइड क्या ले लिया, वाटर। अब मेरे को नहीं पता कि सोल्ट कौन सोल्यूट रहेगा या फिर वाटर सोलवेंट रहेगा, कैसे मेरे को पता चलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, सोल्यूट जो होता है ना वो चीज में क्या होता है, कम होता है। सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा में हो, यानी कि सोल्यूट सोलवेंट के अंदर मिलाया जाता है, तो ये चीज ज्यादा होगी जब भी मिलेगी। अब ये करेंगे कैसे भाई को, भाई इसकी स्पेलिंग में अगर देखेंगे कितने, 2 2 4 2 6, इसके 2 2 4 2 6 और एक 7, यानी कि 7 अल्फाबेट है और यहां कितने हैं, 6 अल्फाबेट। तो ये कम है तो ऑब्वियसली ये कम होगा। इस चीज से तुम याद कर लो, कंफ्यूज भी नहीं होगे कभी भी कि भाई सोल्यूट कौन सा होता है, सोलवेंट कौन सा होता है। सोल्यूट वो होगा हमेशा जो कम होगा, और सोलवेंट कौन सा होगा, जो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज से तुम कर सकते हो। अब मैं यहां से अगर देखूं, डेफिनेशन आती है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा रहता है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर रहता है, दो या दो सब्सटेंसेस से मिला के बनता है हमेशा। ठीक है, इसके अंदर अगर देखें तो सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। वो वाला कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसको सोल्यूट बोला जाता है, पहली चीज। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्ड द अदर कंपोनेंट इट इज कॉल्ड सोलवेंट। जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट मिलाया जाता है वो सोलवेंट कहलाता है। जो चीज मिल रही है वो सोल्यूट, जिसमें मिलाया जा रहा है वो सोलवेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, अगर पेपर में आता है तो डिफाइन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कई बार पूछ लेते हैं एग्जांपल में, तुम अगर तुम देखोगे एग्जाम में तुम्हारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कि डेफिनेशन पूछेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पूछ लेगा। जैसे आ जाएगा डिफाइन कोलाइडल सॉल्यूशंस, कि यार व्हाट आर द कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसमें पूछ लेगा स्टेट देयर प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी जरूरी है ताकि तुम उस चीज में इलेबोरेट कर सको अपने आंसर को। ठीक है, 3 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं इसके। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्या, कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, कि जो भी हमारा रहेगा सॉल्यूशन उसका जो कंपोजिशन रहेगी वो कैसा रहेगा भाई, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। यानी कि उसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, वो पार्सली दिखेगा नहीं अलग अलग, वो एक ही कंपोजिशन रहेगी उसका। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। भाई अगर मैं बात करूं तो उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, 1 नैनोमीटर से कम डायमीटर के रहेंगे। क्यों, जिसकी वजह से मैं क्या नहीं कर सकता, उनको नेक्ड आई से, यानी कि खुली आंखों से, नंगी आंखें से नहीं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के मैं उनको देख नहीं सकता। तो वो क्या रहेगा, उनका साइज क्या रहेगा, 1 नैनोमीटर से डायमीटर कम होना चाहिए। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर a beam of light passing through the solution so the path of light is not visible in a solution। जैसे तुम देखते हो, जैसे अगर मैं किसी के भी थ्रू अगर लाइट को अगर इमिट कर रहा हूं तो उसका पाथ मेरे को दिखता है, लेकिन सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर क्या, पार्टिकल्स का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है। तो अगर उसके अंदर कोई लाइट का बीम भी अगर डाला जाता है तो उसकी जो पाथ होगा वो कभी भी विजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्या है भाई, टिनी है, या उनका जो स्मॉल साइज है उसकी वजह से जो लाइट का पाथ रहेगा वो विजिबल नहीं होगा। में भाई 3 प्रॉपर्टी पड़ी है, पहला होमोजेनियस होता है, खत्म। दूसरा, उनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर होना चाहिए। तीसरा, अगर देखेंगे तो भाई उनकी जो साइज है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर अगर कोई लाइट का बीम है तो वो विजिबल नहीं होगा, खत्म। अगला, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको वो नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए भाई, अगर मैंने चाय बनाई है, चाय अगर मैं बनाऊंगा तो अगर फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैं छलनी लगाऊंगा और उसको छान लूंगा, चाय पत्ती अलग हो जाएगी, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा और वो सॉल्यूशन बनेगा भी नहीं। सॉल्यूशन कौन सा होगा, जैसे मेरे पास गिलास है, उसके अंदर पानी का, उसके अंदर मैंने चीनी मिलाई है, अच्छे से मिक्स कर दी, अब मैं उसको पानी को अगर छानूंगा तो ये थोड़ी चीनी अलग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, और होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन के अंदर कभी भी सॉल्यूट को सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the solution is stable, that is the solute particles do not settle down when the left undisturbed। अब ये थोड़ी है, एक पानी का गिलास था, उसके अंदर मैंने चीनी मिला दी और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, अच्छे से मिक्स हुई चीनी, ये थोड़ी लास्ट में सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे होंगे, चीनी नीचे जम जाएगी। वो तब होगा जब मैंने अच्छे से उसको मिक्स नहीं किया होगा। अगर मिक्स करके रखा है तो कभी भी ये नहीं होगा, पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे या जम जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने 5 प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ी है। अगर एग्जाम में आता है तो तुम मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टी लिखना, इतने ही उसके जाता है डेफिनेशन के प्लस के साथ, तो इतने ये 5-5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट की अगर बात करें तो हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या रहती है भाई, सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि भाई उसके अंदर कितना सोल्यूट मिलाना है, कितना सोलवेंट मिलाना है, वो एक फिक्स कंपोजिशन में होता है। देखो जरा, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, also the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called the concentration of the solution। यानी कि concentration of solution क्या कहलाएगी कि कितने, चाहे वो मास से हो चाहे वॉल्यूम से, कि कितने मास में कितना, कितने सोल्यूट में कितना सोलवेंट मिलाया जा रहा है या कितने सोलवेंट में कितना सोल्यूट मिलाया जा रहा है, उनका जो मास का रेशियो या उसकी जो फिक्स प्रोपोर्शन में जो वॉल्यूम यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, मेथड क्या रहता है इसको, सबसे पहले होता है भाई मास बाय मास परसेंटेज। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में तुम्हारे कई बार पूछ लेते हैं, अगर मेरे को मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला या लिख दूं मैं, क्या है भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए क्या लगाना पड़ता है, इनटू 100। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या भाई, मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैं मास बाय मास के प्रोपोर्शन में निकाल रहा हूं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, अगर परसेंट में निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। दूसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसके अंदर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पे मास की जगह क्या आ जाएगा भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहां पे वॉल्यूम आ जाएगा बस, और इनटू 100 कर देंगे, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। अगर यहां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। यहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, इतना सा ही था ये भाई। देखो, अगर मास बाय मास कर रहा है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अगर भाई मास बाय वॉल्यूम कर रहा है तो भाई मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसके अंदर इतना सा ही था, और कुछ इसके अंदर खास है नहीं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में आता है तो इतना इतना तो गिवन डाटा रहेगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये है तुम्हारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से कैसे, देखो जरा, कंसंट्रेशन के ऊपर ही बनाया ये। सबसे पहले होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, कौन से होते हैं, देखो जरा, a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called an unsaturated solution। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है। यानी कि मेरे पास एक गिलास था, ठीक है, उसके अंदर पानी भर रखा है, मैंने 1 चम्मच मिलाई, उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, अब वो मेरा सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं उसके अंदर और चीनी ऐड कर पा रहा हूं तो वो मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन सैचुरेटेड कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व कैन। भाई देखो, तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूं, देखो समझो, जैसे अगर मेरी बात सुनो, यहां पे मेरे पास एक बिकर था, उसके अंदर पानी था। अब तुम्हें पता है पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि यहां पे अगर तुम देखोगे तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, सिंपल सी बात है। यहां पे इन पार्टिकल्स के बीच में क्या था भाई, स्पेस था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना चीनी मिला दी। अब मैं चीनी मिलाऊंगा तो पार्टिकल्स इनके बीच बीच में आके मिक्स होंगे कि नहीं होंगे। अब यहां पे ऐसे मिक्स किया, ये किया, ये किया, ये किया, मिक्स हो गया। ठीक है, 1 चम्मच डाली, अब मैंने दूसरी चम्मच और डाल दी, ये बीच में स्पेस था और गिर गया। तो ये अब तक तो क्या है भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये और गिर गया। फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दी, फिर ये और गिर गया, यहां पे पानी के अंदर चीनी।
फिर मैंने 1 चम्मच और डाली, फिर ये और इसको कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पूरा ही कवर कर चुका होगा, बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा? तो वो वाला पॉइंट जब और इसके अंदर कुछ सोल्यूट नहीं डाला जा सकता, नहीं ऐड किया जा सकता, वो मेरा क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और वो जिस पॉइंट पे वो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या होता है? ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मोर डिजोल्व सोल्यूट देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट के अंदर जिसके बाद भी a solution which contains more dissolved solute, उसके बाद भी उसके अंदर कोई अगर चीज डिजोल्व हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को ये चीज दोनों पता होनी चाहिए कि भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। दोबारा अगर मैं रिपीट करूं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर क्या हो कि भाई उसके ज्यादा, उससे अब ज्यादा कोई सोल्यूट उसके अंदर ऐड ना हो, लिमिट हो जाए। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में कि हाँ भाई तुम इसके बाद भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। ये हमारा सोलवेंट था, कंसेंट्रेटेड था। कंसेंट्रेटेड मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया तो भाई वो क्या बन गया? अनसैचुरेटेड बन गया। और बिल्कुल उसके बाद ऐड होगा ही नहीं तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूटेड बन जाएगा। तुमने अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा होगा, लिखा होता है डाइल्यूट HCl या कंसेंट्रेटेड HCl, तो वो इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, देखो जरा, कंसेंट्रेटेड प्योरेस्ट फॉर्म होती है, डाइल्यूट होती है मिक्स की हुई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। भाई मास बाय पास पूछ रहे हैं। देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे? इस टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारे पहले भी पूछा गया था, अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो कैसे सोल्व करोगे? देखो जरा उसको, देखो जरा यहां से अगर देखें तो भाई क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, किसका? 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट का, और किसके अंदर भाई? वाटर के अंदर। तो भाई यहां से अगर मैं बात करूं सोल्यूट क्या हो जाएगा भाई? मेरा सोल्ट होगा। सोल्ट कितना है भाई? 40 ग्राम। बताओ किसी को डाउट हो तो, 40 ग्राम है। अब उसने बोला है कि सोलवेंट क्या हो जाएगा भाई? पानी तो होगा जिसके अंदर मिक्स किया जाता है। कितना है भाई? 320 ग्राम। अब फॉर्मूला क्या था? मास बाय मास लेना है। क्या बताया था मैंने? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100, यानी कि परसेंटेज। अब लगा दो फॉर्मूला, लगा दिया, वैल्यूज रखो इसकी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम, लिख दिया। ये नीचे ध्यान से देखना, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट कितना? 40, सोलवेंट कितना? 320। 320 में 40 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 360 और इनटू 100। यहां 0 से 0 कट गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1/9। और 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है? 11 सही, 1/9%। तो इतना परसेंट मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो। इस टाइप से तुम्हें ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करना है अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस वो ध्यान रखना सोल्यूट सोलवेंट को ऐड कर देना लास्ट में सॉल्यूशन वाले में। ठीक है, देखो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा क्या? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? देखो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस, सीधी सी बात है। सस्पेंशन आ गया तो कैसा रहेगा हमारा भाई? हेट्रोजीनियस रहेगा। ठीक है, चल जा भाई। देखो सस्पेंशन कैसा रहेगा? हेट्रोजीनियस रहेगा। ठीक है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लास पानी का ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया? मिट्टी मिला दी, या क्या मिला दिया भाई? हमारा सैंड जो होती है वो मिला दी। अगर मैं उसके अंदर मिट्टी मिलाऊंगा, मैं कितना ही मिक्स करूं कभी मिलेगी ही नहीं। उसको अगर ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो वो सस्पेंडेड दिखाएगा, यानी कि वो जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे भाई? सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। उसके अंदर जितना भी रहेगा उसके अंदर वो क्या रहेंगे भाई? सस्पेंडेड रहेंगे। उस मिक्सर को अब देखो, अगर मैं उसको थोड़ी देर रख दूं तो सारी सारी मिट्टी नीचे जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी? ऊपर का कैसा रहेगा? अलग रहेगा कंपोजिशन, नीचे का अलग रहेगा। अगर ऊपर अलग नीचे अलग है तो वो कैसा रहेगा? हेट्रोजीनियस। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो सस्पेंशन जो होगा एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है जिसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो सोलवेंट के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं रहता। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर देखें, सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर, अभी अभी पढ़ा है, पहली प्रॉपर्टी खत्म। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। भाई अगर पानी का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर अगर मैंने मिट्टी मिला रखी तो मेरे को दिखेंगे ना पार्टिकल।
अंधा तो है नहीं कोई बंदा, अगर नहीं दिख रहे तो भाई अपना चश्मा लगवाओ, ठीक है। तो वो कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस रहता है, तो पार्टिकल्स मेरे को दिखेंगे सस्पेंशन के। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम मेक्स ए विजिबल पाथ। अब सस्पेंशन है तो उसके अंदर क्या रहेगा, अगर मैंने उसको ऐसे ऐसे मिक्स किया पूरा, उसके अंदर अगर मैंने एक लाइट का बीम अगर मैं डालूंगा तो पार्टिकल्स तो इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं ना मेरे को नेक्ड आई से, तो वो जो लाइट का बीम भी है वो मेरे को साफ साफ दिखेगा। ध्यान से समझना इस चीज को, होमोजीनियस मिक्सर के अंदर कहीं भी बीम जो होगा लाइट का वो दिखेगा नहीं, और हेट्रोजीनियस के अंदर बीम ऑफ लाइट हमेशा कैसा रहेगा, विजिबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से अगर बात करूं, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट स्टेबल, अभी अभी बताया मैंने, अगर पानी का गिलास है उसके अंदर मिट्टी मिलाई हुई है, थोड़ी देर अगर मैं रख दूंगा सारी सारी मिट्टी नीचे जम जाएगी, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कैन बी सॉरी होमोजीनियस में देखा था, चीनी अगर मैंने मिला रखी है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू मैं उसको छान नहीं सकता, लेकिन इस वाले में छान सकते हैं। लगा दो भाई फिल्ट्रेशन पेपर, उसको पानी को ढेलोगे तो पानी उसके फिल्ट्रेशन के ऊपर मिट्टी बच जाएगी, पानी सारा नीचे निकल जाएगा। तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। देखो जरा, ये सारी की सारी देख ली, सस्पेंशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट होता है, वो डिजोल्व नहीं होता कंप्लीटली, पार्टिकल्स इधर उधर हांटते रहते हैं, बीम है वो इजिली लाइट का उसके अंदर विजिबल रहता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे जम जाते हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर वो जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के वो नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है यार। इतना आसान है ना साइंस, सिर्फ उनके लिए जो पढ़ते हैं। फिर कहोगे भैया वीडियो बनाते समय हंसते नहीं हो, है ना, तुम्हारे नंबर आएंगे जब हंसेंगे। हर्षिता प्रजापति, देखो भाई अब नेक्स्ट आता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जरा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। भाई अभी नाम लिया ना मैंने हर्षिता प्रजापति, ये उसी की बनाई हुई स्लाइड्स है, लड़की ने बहुत मेहनत की, इनके पीछे पढ़ लेना। देखो भाई, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर in which the size of particles is too small to be seen by naked eyes but big enough to scatter light। भाई कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। किसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो छोटा तो होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि नेक्ड आई से ना दिखे, वो नेक्ड आई से हमें इजिली दिख जाता है, और वो लाइट को भी क्या करता है भाई, स्कैटर करता है, ठीक है। ये चीज दे रखी है हमें। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए अगर कोलाइड की, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, एक कोलाइड सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है, हमने देखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई, छोटा तो होता है साइज का, उसका साइज, लेकिन वो नेक्ड आई से हमें विजिबल रहता है, दिख जाता है, ठीक है। तीसरा, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड इट इज मेक द पाथ विजिबल, और वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इतने हैं कि नेक्ड आई से अगर दिख रहे हैं तो अगर कोई बीम उसके अंदर से जाएगा लाइट का तो वो विजिबल रहेगा, उसका जो पाथ रहेगा वो विजिबल रहेगा, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दिस दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर देखेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल तो होंगे, लेकिन उसको अगर मैं ऐसे रख दूं खाली, जैसे हमने उसके अंदर देखा था सस्पेंशन वाले में, तो वो नीचे जाके जम जा रहे थे, इसमें वैसा नहीं होगा, वो थ्रू आउट वैसे ही रहेंगे, नीचे जमेंगे नहीं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किए जा सकते। ये इतना था हमारा था क्या भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे दिखा रखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टिंडल इफेक्ट। भाई क्या होता है, जब फ्लैश लाइट है सॉल्यूशन के अंदर अगर डाली जाती है तो यहाँ पे इसमें दिख नहीं रही, बाद में उनका पॉजिबल दिखता है, ये ही क्या कहलाता है, हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो जो कोलाइड्स होते हैं उसके अंदर लाइट ऐसे दिखेगी, उसका पाथ दिखेगा, और सस्पेंशन के अंदर लाइट का पाथ तो दिख रहा है बल्कि पार्टिकल्स भी मेरे को दिख रहे हैं। ये डिफरेंस होगा तुम्हें समझने के लिए, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक, ठीक है। देखो जरा आगे, अब बात करते हैं फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, केमिकल चेंज कौन से होते हैं। देखो तुम लोगों को पता है फिजिकल चेंज कैसे किया जाता है और
केमिकल चेंज कैसे किया जाता है। जैसे ये मार्कर, इसको अगर मैं यहां से तोड़ दूं तो ये फिजिकल चेंज में आएगा, उसका शेप साइन चेंज कर दिया, लेकिन कोई केमिकल तो यूज नहीं किया ना, यानी कि कोई केमिस्ट्री तो नहीं लगी ना इसके पीछे, वो वाली चीज है। देखो जरा, फिजिकल चेंज इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप साइज, वो अभी जो मैंने बताया कि शेप साइज वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी की चेंज हो रही है तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल चेंज में इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी चीज को बर्न कर दूं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन था उसको मैंने अगर बर्न कर दिया तो मैग्नीशियम या कोई भी मेटल था तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, नो चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व्ड, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं होती क्योंकि फिजिकल चेंज हुआ है, और इसके अंदर भाई चेंज होती है क्योंकि केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे इट इज रिवर्सिबल, इस चीज को मैं रिवर्सिबल दोबारा भी कर सकता हूं, लेकिन ये वाला चीज क्या देगा, इट इज इरिवर्सिबल, दैट मींस परमानेंट, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार किसी चीज को मैंने बर्न कर दिया, दोबारा थोड़ी वैसा का वैसा बना दूंगा, ये तो तोड़ दिया इसका शेप, दोबारा इसको चिपका दूंगा फिर वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये मार्कर था, ये मार्कर ही तोड़ेगा, इसको मैं तोड़ दूं थोड़ी पेंसिल बन जाएगा, वही चीज रहेगा। और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म, हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो वही वाली यहाँ पे चीज दे रखी है। ये होता है हमारा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब तुम बच्चे तो हो नहीं गए, क्वेश्चन आएगा कि इसमें बताओ कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है, डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, या चेंज उसका क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट आता है जो डिफरेंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो यहां देखेंगे एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसके अंदर एक ही चीज का बना हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो। कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंपोजिशन इन फिक्स रेशियो। जैसे एग्जांपल लगा लो वाटर का, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है, H2O बन जाएगा, तो कंपाउंड है। ठीक है, फिक्स रेशियो होता है उसका। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स, एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता केमिकल मेथड्स के द्वारा, वो फिक्स रहता है। इनको क्या किया जा सकता है भाई, ब्रोकन आउट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है। एलिमेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि भाई अगर मैं वाटर बना रहा हूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता रहेगा, उनसे थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे अगर रहेगा तो उनकी फिक्स प्रॉपर्टी जो रहती है वही रहेंगी। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, जो भी रहेगा, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन से, वो अपने सिंबल से ही किया जाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, इसके अंदर केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जांपल के लिए वाटर H2O, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो उनके केमिकल फॉर्मूला से उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके अंदर देखोगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl वगैरह, ये सारी चीजें तुम्हें दे रखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंस पूछा गया है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिक्सर और कंपाउंड्स के अंदर तुमसे पूछ लेता है, मिक्सर क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, दो चीजों को सीधा मिक्स कर दिया, वो हमारा मिक्सर कहलाएगा। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इनके अंदर रिएक्शंस होती है जो रिएक्ट करके ही बनाता है। मिक्सर है जो वेरिएबल कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इनकी क्या रहती है भाई, फिक्स रहती है कंपोजिशन। द मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट सब्सटेंस, जिन जिनसे मिलाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और ये क्या करेगा, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि नया सब्सटेंस बन चुका होगा। ठीक है, द कांस्टेंट सच बी सेपरेटेड फेयरली द फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। इस केस में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही किया जा सकता है, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये क्या था भाई हमारा मिक्सर और कंपाउंड का डिफरेंस। ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म। ठीक है, सिलेबस है तो तुम्हारा ये अभी रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट फ्लो में चल रहा है। ठीक है, करते हैं जरा, देखो जरा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई हमारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पानी वानी पीना है तो पी लो भाई, मेरे पे तो है नहीं पानी, पी लो। देखो भाई इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले भाई, एटम क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, उनका एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, फॉर्मूला देखेंगे इनका कैसे बनेगा, और मोलिकुलर मास देखेंगे इनका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर काफी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बनी, अमोनिया है उसका फॉर्मूला NH3 कैसे बना, मीथेन CH4 कैसे बना, तो ये सारी चीज इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जरा सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा एटम। देखो एटम क्या होता है,
An atom is the smallest particle of any element that can take part in a chemical reaction and retains the chemical properties of the element. मतलब वो छोटा पार्टिकल जो किसी भी एलिमेंट का होता है, जो क्या करता है, दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है एंड रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या कर लेता है भाई, रिटेन करता है। उनको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर देखेंगे, ये एक एटम का डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर इसके अंदर क्या करते रहते हैं भाई, फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, या रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर देखें तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई चैप्टर का, काफी बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। यानी कि इसके अंदर अगर देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अंदर तो दो लॉ है, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहला द लॉ एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स बाय द लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिए थे। क्या थे लॉ? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट व्हिच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, देखो मैं कोई भी अगर काम कर रहा हूं तो उसके कुछ नियम कानून होंगे, उन्हीं के दायरे में रह के काम किया जाएगा। तो वो ये चीज बोल रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स अगर हम बना रहे हैं तो उनकी जो रिएक्शन होगी या जिन रेशियो में उनको लिया जाएगा या जो भी चीजें होंगी दो कंपाउंड्स एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनके कुछ फिक्स अगर देखें तो प्रॉपर्टीज वगैरह या कुछ फिक्स उसके रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं, उनके बिहाफ पे ही वो चीज की जाती है। तो देखो इसके अंदर दो लॉज दिए गए थे। एक जो हमारा पहला वाला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो सेकंड नंबर है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई दोनों के दोनों। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। कह रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स will be equal to the total mass of product. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. देखो जरा, अगर मैं बात करूं, सबको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इधर जो होता है वो होता है रिएक्टेंट। कुछ रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने रिएक्ट किया और यहां से क्या बना दिया उन्होंने भाई, प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा ना उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये नहीं कि मैंने रिएक्शन की और रिएक्शन के अंदर मास तो कम लिया था मैंने और जो प्रोडक्ट बना वो ज्यादा मास का बन गया। मास नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो बनाया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। वो फिक्स रहेगा जितना मास रिएक्टेंट के अंदर था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ किसी को डाउट हो तो। सेकंड अगर देखें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या बोल रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इररेस्पेक्टिव टू देयर सोर्सेज, इट इज गिवन बाय लेवाइजर। भाई ये क्या कहता है कि जो भी रिएक्शन के अंदर कंपाउंड्स लिए जाएंगे उनके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो ही मॉलिक्यूल रहेंगे, ये 2:1 यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का 1, इसी रेशियो में बनेगा। जैसे मैं अमोनिया बना रहा हूं NH3, तो यहां पर इनका रेशियो 1:3 है। अगर नाइट्रोजन 1 लिया जा रहा है तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। ये चीज है, ये फिक्स रहेगी, कभी भी इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये दोनों लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि भाई इनका जो रेशियो जो रहेगा या जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। दोनों को दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आता है, अब देखो भाई कोई भी चीज अगर तुम देखोगे, जैसे साइंस है, साइंस थ्योरी के ऊपर है, जो रिसर्च वगैरह की या जो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो अब हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उनकी जो थ्योरीज वगैरह थी या उनके जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे या उनकी जो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या रही, वो सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर तुम्हारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो तुम्हें उसके अंदर बताना होगा कि एक्चुअल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी क्या। तो सबसे पहले अगर बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो उनके पोस्टुलेट्स थे कुछ, उनके बारे में देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो कह रहा था पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज।
ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर है हमारे चारों तरफ वो बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना है और उनको क्या बोला जाता है भाई, एटम्स बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो अणु बोला जाता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो। सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्मॉलेस्ट पार्ट स्मॉलेस्ट है भाई, इससे ज्यादा मैं क्या ही टुकड़े, जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखूं तो भाई जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर ले लिया हमने और इसके मैंने टुकड़े करने स्टार्ट किए। ठीक है, एक टाइम आएगा ना कि मैंने बिल्कुल एक छोटा सा इसके अंदर से टुकड़ा किया कि इससे ज्यादा मैं इसके टुकड़े कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। तो वो इनडिविजिबल है कि उसके बाद उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो उसको बनाया जा सकता ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। atoms are atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। भाई उनके कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर उसका यूज कर रहा हूं तो उसका मास रहेगा आइडेंटिकल, मतलब सेम रहेगा, और उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो भी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स की अगर एटम्स की अगर बात करूं, कोई भी एलिमेंट है उनके एटम्स रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज और उनका मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। होल नंबर क्या होता है, मैथ, वो तो मेरा फेवरेट है। देखो मैं इसके अंदर अगर बात करें होल नंबर क्या होगा, होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाले और सारे के सारे नेचुरल नंबर उसके अंदर 1 2 3 4 आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो सारे के सारे वो हैं जो इनके होल नंबर के अंदर यूज होने, ना कि फ्रैक्शंस के अंदर ना या डेसिमल्स के अंदर उनको मैं यूज करूंगा। उनका जो रेशियो रहेगा वो एज ए होल नंबर लिया जाएगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, और जो रिलेटिव नंबर्स रहेगा, जो काइंड ऑफ एटम रहेंगे वो सब में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है तो कोई भी 3 से या 4 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, वो उसके अंदर छाप देने हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या थे भाई, पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखो जरा। अब हमारे कुछ एलिमेंट्स थे जो इन्होंने डिस्कवर किए थे, उनके सिंबल्स है। एग्जाम में तुमसे पूछ लेता है कई बार, या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछेगा तो वैसे भी पूछ सकता है। एन एलिमेंट क्या है भाई, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। भाई क्या करता है, उनको ब्रोकन आउट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। एलिमेंट जो होंगे वो सेम टाइप के प्योरेस्ट एटम से बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं भाई। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल दे रखा है मेरे को, फॉस्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन है, सल्फर है, लेड है, प्लेटिनियम है, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और मरकरी। ये सिंबल्स दिए गए थे किसके द्वारा भाई, डाल्टन के द्वारा। ठीक है, उसी की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, देखो जरा, हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 1 है, कार्बन का कितना 12, नाइट्रोजन का 14। ये सारी की सारी टेबल के अंदर तुम्हें दे रखा है। देखो लगभग अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास जो होता है वो मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें, हर के लिए नहीं होता। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास भी 1 है उसका। ठीक है, तो वो हर के लिए नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू होती है कि लगभग डबल होता है वो। ठीक है, atomic mass is a relative mass of an atom of an element compared to 1/12 of the mass of the carbon atom। कार्बन एटम जो है उसके 1/12 से उसको कंपेयर किया जाता है, वो तो क्या होता है हमारा भाई, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक यूनिट, उसको क्या बोला जाता है, यू। इससे इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वन एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 U इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम का 1/12 उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेक्स इनटू अकाउंट दैट द मास ऑफ एन ऑल इट्स नेचुरली ऑक्यूरिंग आइसोटोप्स। सारे के सारे आइसोटोप्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको वो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल में तुम्हें दे रखा है, जिसका तुम आगे चल के यूज भी करना पड़ेगा। जब मास वगैरह निकालेंगे तो ये टेबल ही पर देख लेना। ठीक है, ओवरव्यू। नेक्स्ट अगर बात करें मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड जो भी है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंटली बना होता है और जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल जो बनता है वो अलग अलग एटम्स को मिला के बनता है और वो केमिकली क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, आयन की अगर बात करें तो आयन क्या होता है, एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल
formed when an atom or a group of atoms lose or gain one or more electron। देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, क्या पॉजिटिव चार्ज वगैरह क्या है इनका, ठीक है। उन्हीं पे है कि आयन जो रहेगा वो तो ना पॉजिटिवली आयन है, नेगेटिवली आयन है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है अगर वो लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। कैटायन और एनायन दोनों बनते हैं इससे, ठीक है। तो आयन क्या रहेगा, एक चार्ज पार्टिकल रहेगा जो बनता है जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या गेन करे। देखो भाई कोई डाउट हो यहां तक बताओ। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में आता है कि भाई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरे को इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाऊंगा देखो जरा। सबसे पहले मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हमारा सिंबल क्या होता है H, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है भाई Cl। अब मैं यहां से अगर देखूं तो भाई सीधा सीधा दिखेगा मेरे को, भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसके वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई, एक ही रहेगा, यानी कि ये एक लूज कर सकता है या एक गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। अगर मैं यहां से अगर देखूं तो जैसे अगर मैं यहां क्लोरीन लिख रहा हूं, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो पहले सेल में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आगे, दूसरे में कितने आएंगे 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, अब कितने हो गए 10 हो गए। अब तीसरा जो सेल बनेगा उसमें कितने आएंगे भाई 10 हो चुके हैं, टोटल 17, कितने बचे 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, होने कितने चाहिए 8 चाहिए, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1, यानी कि वैलेंसी वही होगी जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लूज करे। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ये इधर से और ये इधर से, तो H के साथ कितना 1 और Cl के साथ 1, यानी कि हाइड्रोजन भी 1 और Cl भी, क्लोरीन भी 1, तो यहां से जो क्लोराइड है वो भी कितना बन जाएगा, मतलब क्लोरीन है वो भी 1 आएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड का वो क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl, ठीक है। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम डायरेक्टली कर लो कि भाई तुम्हें वैलेंसी याद है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो यहां से भी 1 यहां से भी 1, HCl बन गया। या दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम्हें वैलेंसी याद नहीं है तो वैलेंसी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे यहां पे अगर दे रखा है, मेरे पास दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बनाना है, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का, सल्फर का क्या भाई S। अब यहां से अगर देखोगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, इनके आउटर मोस्ट में 1, तो वैलेंसी भी 1 हो गई, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे सल्फर है, सल्फर, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो इसकी वैलेंसी हमने नीचे लिख दी कितनी हो गई 2। अब मैं इसको अगर क्रॉस करूंगा ये इससे, तो ये क्या बन जाएगा H2S, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का, क्या बन जाएगा H2S। बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर ये कुछ फॉर्मूला तुम्हें दे रखे जिसको तुम्हें करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तुमने खुद से करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया इसी तरीके से। जैसे अगर देखेंगे कार्बन, इसका क्या बन जाएगा भाई, टेट्रा का मतलब 4 होता है, कार्बन है और क्लोरीन कितने लगे हैं 4, तो इसका बन जाएगा CCl4, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तुम्हें वैलेंसी निकाल के, वैलेंसी तुम्हें या तो याद होनी चाहिए या निकालने का तरीका तुम्हें बता दिया कि आउटर मोस्ट में जितने की रिक्वायरमेंट होगी, या तो लूज करे या गेन करे, वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। ऐसे ये सारे के सारे तुम्हें बनाने हैं फॉर्मूले, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट, ये कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने डाले हैं, ये सारे के सारे रिवाइज कर लेना भाई। नेक्स्ट आता है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। भाई एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी सारा का सारा एटॉमिक मास वगैरह जो होगा, उन सबका सम ही क्या कहलाएगा हमारा
मोलिकुलर मास कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर देखेंगे मोलर मास और मोलिकुलर मास क्या होता है वो चीज दिखा रखी है, देखो जरा इसको। एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास ऑफ CCl2। CCl2 के लिए मेरे को निकालना है, देखो जरा कैसे करेंगे इसको। यहां पे मेरे को क्या निकालना है, फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास ऑफ CaCl2। CaCl2 का निकालना मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, देखो क्या है भाई मेरे पास CaCl2, कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, कितने हैं 1, और क्लोरीन है कितने हैं भाई 2। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास ऑफ क्लोरीन, सबसे पहले कैल्शियम प्लस 2 गुना, क्यों, क्योंकि 2 है, मास ऑफ क्लोरीन। अब यहां से कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 यूनिट इंटू 2, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है भाई 35.5, यहां से अगर करूंगा तो ये 40 आएगा, और 35.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 72 और 71, कितना आ जाएगा 71, इसको ऐड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 11U। ठीक है, इस टाइप से अगर पेपर में आता है तुम्हें करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इनका पता होना चाहिए भाई, कैल्शियम का कितना होगा या क्लोरीन का कितना होगा, जो भी तुम्हें दिया रहेगा, बस उसको नॉर्मली क्या करना है भाई, जितने कंपाउंड जितने एलिमेंट यूज हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। बताओ भाई कोई डाउट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, केमिस्ट्री का तुम्हारा लास्ट चैप्टर। देखो जरा, लास्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करें, इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ये सारा का सारा मटेरियल पड़ा है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, एटॉमिक मॉडल्स जो आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की थी, एटॉमिक थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, वैलेंसी वाला टॉपिक अभी थोड़ा तो हमने देख लिया, और देखेंगे अच्छे से, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो इसके अंदर पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट, जिसके अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इनसाइड एन एटम वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो ये बीच वाले होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, हमारा जो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स एनर्जी लेवल और सेल। अलग अलग सेल के अंदर फिक्स एनर्जी सेल के अंदर वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यही क्या कहलाता है भाई, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहलाता है। समझो जरा इस चीज को, मैंने जो चीज बोली है उसका क्या मतलब है भाई। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा कोई एटम हो गया, इसके अंदर अगर देखेंगे तो बीच में क्या होता है भाई, बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर देखें तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी पे, जैसे तुम डायग्राम में यहां पे देख पा रहे हो, अलग अलग एनर्जी पे यहां पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहलाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अभी अभी देखा कि आउटसाइड रहते हैं। प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और ये न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ये भी कहां रहेंगे भाई, अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, एटम के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है भाई, नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रल रहता है। न्यू फॉर न्यूट्रल, न्यू फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, और ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और ई फॉर थोड़ी एन फॉर नेगेटिव होता है। अबे बच्चा भी तो एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। इसका जो मास होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। द मास ऑफ एन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे इधर तो नेग्लिजिबल था, लेकिन इससे 2000 टाइम होता है किसका भाई,
प्रोटोन का, और द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन। न्यूट्रॉन का क्या रहता है, प्रोटोन के इक्वल ही रहता है, क्योंकि वो खुद भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का एक ओवरव्यू था। डिफरेंस अगर तुमसे पूछ लेता है तो, ठीक है, किस्मत इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। भाई अगर बात करें, मस्त चीज है ना, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इसके अंदर देखो जरा, डिस्कवरी वगैरह किसने की थी, होता है क्या, सारी चीजें एक बार देखते हैं। देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कैथोड रेज से की गई थी, और किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और वो माइनस में रहता है चार्ज जो इसका रहता है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की है वो एनोड रेज और कैथोड रेज से की थी, किसके द्वारा भाई, गोल्डस्टेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अंदर भी सेम रहता है, वो सारी चीजें दे रखी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी वो चैडविक ने की थी, ठीक है। और कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज बस डिस्कवरी याद रख लेना, किसने की थी और किससे की थी, ठीक है। देखो जरा, अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल में अगर देखें तो क्या था, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स वगैरह थी, उन्हीं के बिना पर जो साइंटिस्ट वगैरह है उन्होंने डिस्कवरीज की और उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, जैसे थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो जरा, सबसे पहले बात करें थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, तो इसके अंदर क्या आता है, द मॉडल इज ऑफ्टन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझो। देखो तरबूज होता है, तरबूज तो सबने खाया, तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो इस तरीके का होता है, तरबूज को अगर काटोगे तो इस तरीके का होगा। उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसकी तरह दिखेंगे, जो सीड पाए जाते हैं ब्लैक कलर के, तो वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे, और जो पूरा रेडिश पोर्शन जो बचेगा, पल्प जो रहता है हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स जस्ट सेम एज द सीड ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। यानी कि जो पल्प के अंदर जो काले काले बीज पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाकी का रेडिश जो पोर्शन बच गया पूरा का पूरा, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, वो उस चीज से दिखाया जाएगा, प्रोटॉन से। Although this model explained neutrality of atom but couldn't able to explain other scientific experiment conducted in atom, hence it was discarded। मतलब इसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया था। उर्दू मेरी कमजोर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने सही चीजें से एक्सप्लेन किया नहीं था, न्यूट्रल जो चीजें थी उनको नहीं बताया था, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही डिफाइन किया था बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से तुम डायग्रामेटिकली इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसकी अगर बात करें, ये देखा हमने, एक सेकंड, हाँ ठीक है। इसके अंदर दूसरा हमारा जो आता है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर क्या था, देखो जरा, कह रहा इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन हिज फेमस एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सरे से स्कैटर करके इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो जो क्या था भाई, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर था, ठीक है। इस टाइप से उसने हर एक चीज को डिफाइन किया रदरफोर्ड ने। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिखा रखा है, ये वाला जरा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स थे जो अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, सीधे के सीधे निकल गए थे, ठीक है। कुछ थे सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल इन द स्मॉल एंगल। कुछ जो थे वो कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। जैसे अगर तुम यहां से देखोगे स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, यहां से देखोगे स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तीसरा अगर देखेंगे तो कह रहा है कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर्ड टू रीबाउंड। रीबाउंड मतलब जैसे गए थे वैसे के वैसे वापिस आ गए। जैसे यहां पे अगर तुम देखोगे ये वाली जो पोर्शन, जैसे यहां से गया और इसी पे वापिस आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्या रहेगा, हर एक मतलब हर 12,000 के बाद एक ऐसा पार्टिकल आ रहा था जो क्या कह रहा था, अल्फा पार्टिकल जो अपनी ही पोजीशन पे दोबारा रिफ्लेक्ट, यानी कि 180 डिग्री पे दोबारा से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा था, ठीक है। तो इसने क्या डिफाइन किया, इस चीज से देखो कंक्लूजन क्या निकला, एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्प्टी स्पेस, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। भाई अगर जाहिर सी बात है, समझो अगर यहाँ पे अगर मेरा ये हाथ है, ये रे आ रही है, ये अगर ऐसे जा रही है इजिली, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्री स्पेस है जिसके थ्रू ये इजिली
क्रॉस कर जा रही है, ये यहां से टकराएगी मतलब कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे है जिसकी वजह से ये आगे जा नहीं पा रही है। ठीक है, दूसरा क्या गया, एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो सेंटर में पाया गया था जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं पा रही थी उसको क्या बोला जाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको क्या बोल दिया गया कि भाई वो क्या है, एक प्रकार से उसको न्यूक्लियस उन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे दिखा रखा है कि पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा भाई साहब कौन सा था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स क्या होगी, कमियां जो रही वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट बट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स will lose their energy and finally will fall into the nucleus। भाई देखो इसकी एक कमी जो निकली वो क्या थी, तो तुम समझो इस चीज को, भाई ये एक सेंटर है, इसके चारों तरफ अगर मैं चक्कर लगा रहा हूं तो कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि मैं चक्कर लगाता लगाता मेरी एनर्जी लूज हो गई और घूमता 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 मैं सेंटर में गिर जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लूज करेंगे एक टाइम पे और वो तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो ये इसका एक कमी निकली, ड्रॉबैक निकला। दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा होता है तो वो एटम जो रहेगा वो हाईली अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा, लेकिन स्टेबल एटम्स हमने देखे हैं, तो ये ड्रॉबैक हो गया। दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड व्हिच वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। और वो चीज प्रूव नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके लिए वो क्या रहेगा, फेलियर माना गया। टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नील बोर इन 1912 proposed modification model of the structure of atom। इन्हीं की कमियों को दूर करते हुए बाद में रिसर्चर्स या जो नील बोर मॉडल आया उन्होंने इस चीज को फर्दर डिस्कवर किया और फर्दर इसके अंदर थ्योरीज वगैरह को देख के इन्होंने बाद में दूसरा अपना मॉडल दिया जो क्या था भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो जरा इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स वगैरह थे, देखते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। अब इसके अंदर अगर तुम देखो तो भाई सीधा सा फंडा निकलता है कि भाई अगर मेरा ऑर्बिट फिक्स है, मैं अगर यहाँ एक ये सर्कल सेंटर है इसके चारों तरफ अगर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हूं, अगर मेरा ऑर्बिट फिक्स है तो एनर्जी अगर लूज भी हो रही है तो मैं एक फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता रहूंगा, मैं अंदर मिक्स नहीं हो जाऊंगा। तो वो वाली चीज यहाँ पे दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन है इनकी अलग अलग सेल हो जाती है, जैसे KLMN यहाँ पे दिखा रखा है, इसके अंदर तुम देखोगे सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स ऑर्बिट है वो उसी के अंदर घूम रहा है, वो इधर उधर नहीं भाग रहा। जैसे हमारे प्लेनेटरी मोशन होता है सन का थ्रू, सन बीच में सेंटर होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ एक सिंगल ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं, फिक्स ऑर्बिट जो होता है, ये इसने डिफाइन किया। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जब वो घूम रहे होते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते ही नहीं है। दूसरी चीज, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द एटम ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। और वो तभी होती है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांसफर अगर कर रहा हो तो ही एनर्जी रेडिएट या इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होता इनके अंदर, ना ही ये एनर्जी लूज करते ना गेन करते, अगर उसके अलावा अगर वो नहीं हो रहा है तो। बताओ कोई डाउट हो तो। ये कौन सा था भाई, नील बोर मॉडल था। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्या है भाई, एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज होता है जो प्रोटॉन होता है, तो अगर जितने भी ही प्रोटॉन उसके अंदर पाए जाएंगे किसी भी एटम के अंदर, वो ही उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, चेंजिंग एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग द एटम। भाई उसकी एक आइडेंटिटी, जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होता है, वो एक प्रकार की आइडेंटिटी रहती है, अगर उसको मैं चेंज करूंगा तो वो भी चेंज हो जाएगा, बेसिकली बात ये है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, जेड से उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमेशा सेम रहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, कार्बन का यहाँ पे दिखा रखा है, ऊपर है वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और नीचे हमेशा एटॉमिक मास लिखा जाता है। मैंने बताया था ना अप्रोक्सीमेटली डबल रहता है। ठीक है, ये उसका केमिकल सिंबल हो गया, ये एटॉमिक नंबर ऊपर जो लिखा जाएगा, नीचे एटॉमिक मास लिखा जाएगा। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट अगर देखेंगे मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस। और ये डिनोट किससे किया जाता है, ए से। देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर, और मास नंबर है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बनेगा एटॉमिक नंबर। और किससे डिनोट किया जाएगा, ए से। वो किससे हो रहा था, एटॉमिक नंबर किससे हो रहा था, जेड से। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे जेड ई और ए ई जेड ये दे दिया, इस टाइप से वो रिप्रेजेंट होता है।
और ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है जैसे कार्बन है, यहाँ पे अगर देखेंगे मास नंबर क्या हो जाएगा भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ऐड हो गए, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दे दिया, 35 है वो उसका एटॉमिक मास है, या मास नंबर लगा लो, और 17 है वो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे तुम्हें दे रखा है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मैं क्या करूंगा भाई, टोटल में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दूंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट वैलेंसी। वैलेंसी का ये इतना कुछ ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी भाषा में बताएं, मैंने तुम्हें पहले बताया था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है, उसको फुलफिल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए उसके अंदर या तो गेन होता है या लूज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, उसको स्टेबल बनाने के लिए जो होते हैं उसी को वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू के लिए इस चीज को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट, ये जो है एक बार वीडियो को पॉज करना और यहां पे एक बार रीड कर लेना इसको थोरोली। ठीक है, देखो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा 17 17, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो ऐसे जो भी कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, आइसोटोप्स बोला जाएगा। यानी कि एटम्स वो वाले एटम्स, क्लोरीन क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इनको बोला जाएगा आइसोटोप। आइसोटोप का यूज क्या किया जाता है, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड टू फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह है उनके अंदर यूरेनियम का यूज किया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका कैंसर के लिए यूज किया जाता है। एमसीक्यू में तुमसे पूछ लेगा कि बताओ किसका यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट का यूज किया जाता है आइसोटोप का, किसके अंदर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल की तरह किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। ठीक है, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गोइचर, ये बीमारी होती है, इसका इलाज करने के लिए आइसोटोप ऑफ आयोडीन का यूज किया जाता है। आयोडीन की कमी से ही होती है गोइचर। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है भाई, आइसोटोप है और ये इनका यूजेज है। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या हो जाएगा, उनका मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, मास नंबर 40, आर्गन है मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20, इसका 18। बताओ कोई डाउट हो तो। ये और कुछ तुम्हारे को एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन भी दे रखी है और एग्जांपल भी दे रखे हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री है जो तुम्हारा 9th क्लास का है, उसका पूरा का पूरा एक ये लगा लो, ओवरव्यू लगा लो, या सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका पूरा का पूरा तुम्हें डिफाइन किया है। इन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हारे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, वो तुम पे है कि भाई तुम कहां तक उस चीज को इलेबोरेट कर सकते हो या सोच सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो एक बार देखो और फिर उसके क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के वो मैं एक बार और करवा दूंगा, उसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, पढ़ो और मौज मारो।